हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड एंड बीपीएससी में बिहार के बजट को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। मेरा कोशिश यही रहेगा कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंसाइज बनाया जाए और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे फैक्ट्स में इंक्लूड हो जाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बीपीएससी के बिहार बजट 2023 और 24 वाले फिनेंशियल ईयर के। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, बजट का मतलब ही होता है आप एस्टिमेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बजट मतलब क्या हुआ, आपकी कितनी बजट है फॉर व्हाट, फॉर द फर्दर थिंग्स दैट यू वांट टू डू। सीधी सी बात है, बहुत ही इजी सेंस में समझेंगे, कोई हाई फाई लैंग्वेज, कोई इकोनॉमिक्स का टर्म यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बिहार की तो पहला इकोनॉमी सर्वे की बात कर लेते हैं बिहार की, तो वो 2006-07 में आया था। ये एक एडिशनल फैक्ट है। अब हम लोग चलते हैं बजट पे। आर्टिकल 202 जो स्टैंड करता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आर्टिकल 202 डिफाइंस एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट आपको मेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा। आर्टिकल 202 इन स्टेट, आर्टिकल 112 इन यूनियन। ठीक है, बिहार बजट की बात करें, 28 फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया गया विजय कुमार चौधरी, जो कि हमारे बिहार के, जो कि हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं बिहार के। और जो विजय कुमार चौधरी जी हैं जिन्होंने 28 फरवरी 2023 को बिहार बजट 23-24 को प्रेजेंट किया, वो हमारा 16वां बजट था। ठीक है, और अगर हम लोग बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये पहला बजट है जिसको बिहार FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट के तौर पे रूल पे लाया गया 2022 के तौर पे। ठीक है, आखिर FRBM है क्या, समझते हैं। देखिए, बेसिकली FRBM अगर हम लोग बात करें, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट की बात करें, तो यह एक बिल था जो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में 2000 में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जो कि एक लीगल बैकिंग शो करने वाला था किस तरीके से कोई भी स्टेट हो या फिर कहीं पे भी फिजिकल डिसिप्लिन को शो किया जाए। ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसा ना करें कि आप जैसे मान लीजिए एक्सपेंड मतलब खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप टैक्स कलेक्शन या फिर आप में जो इन हो रहा है, जो रेवेन्यूज़ आप खुद के अंदर ला रहे हो, रिसीट अंदर ला रहे हो, वो आपका कम है और आप केयरलेस होकर एक्सपेंड ज़्यादा कर रहे हो, ये सोच के कि हमारा सेंटर जो होगा वो तो दे ही देगा हमें फंड, या फिर हम कहीं से कुछ ना कुछ उधार ले ही लेंगे। तो ये जो इररिस्पॉन्सिबल नेचर होता है ना, उसको एक लिमिट लगाता है कौन, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर अभी की बात करें तो FRBM के अकॉर्डिंग फिजिकल डेफिसिट मतलब खर्च कर रहे हैं जितना, और हमारे पास जितना पैसे, मान लो आप ₹X खर्च कर रहे हो और ₹Y कमा रहे हो। ठीक है, तो खर्च एक्सपेंडिचर माइनस जो रिसीट आ रहा है उसका डिफरेंस आप लोगे तो फिजिकल डेफिसिट होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि हमारा खर्च ज़्यादा होता है और हमारा इनकम कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग हमेशा फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। लेकिन FRBM के अकॉर्डिंग फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग फिजिकल जो डेफिसिट होगा वो आपको लेस देन 3% होना चाहिए। ठीक है, ये रेगुलेशन है और इसको मानना पड़ेगा आपको, बाइंडिंग है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करें, हमारा लिमिट क्या होना चाहिए, रेवेन्यू सरप्लस इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके हमारा जो ग्रेजुअल रिडक्शन होना चाहिए, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी हम पे बोझ है, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है, कुछ भी इस पर बहुत बड़ा रिसर्च नहीं समझना है, एकदम आराम समझिए। जो भी हमारे ऊपर बोझ है ना, उसको हमको धीरे धीरे कम कर ग्रेजुअली रिड्यूस करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग उसी प्रोपोर्शन में GSDP को बढ़ाएंगे, जो हमारा ग्लोबल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा उसको बढ़ाएंगे। ठीक है ना, और किस तरीके से बढ़ाएंगे, हमारे इकोनॉमिक रेट को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में बून करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। बिहार में अभी बजट साइज कितना रखा गया है, 2.61885 लाख करोड़। अगर मेरी मानिए तो आप सिर्फ इतना याद कीजिएगा, 2.61 लाख करोड़। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी डाटाज आपको 2.36 ऐसे रहे, 2 डिजिट वाला डाटा हो, तब आप उसको कंप्लीटली याद करो। अगर 5-6 डिजिट का डाटा है तो उसको आराम से 2 डिजिट में राउंड ऑफ करके याद कर लिया करो, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये अगर बजट की साइज़ की बात करें तो 2.61885 लाख करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर के टर्म में। अब ये जो बजट का साइज़ है ना, वो इंक्रीज किया है कितने से, तो 10.17% से। यही सब पूछता है बिहार में, यही सब पूछेगा आपको एग्जाम में। तो
तो कितने से इंक्रीज किया है? 10.17 इंक्रीज किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, जो 22-23 में बजट निकला था उसके अकॉर्डिंग। जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बजट निकाला गया था, एस्टिमेट था, वो कितना था? 2.37 लाख करोड़। आप बीपीएससी 68 दिए होगे तो भी इसको यूज़ किए होगे, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 2.37 लाख करोड़ वॉज द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेट ऑफ 22-23 फाइनेंशियल ईयर। तो अभी कितना हुआ है? 10.17% इंक्रीज हुआ है। तो अभी का कितना है? 2.61885। दैट इज, यू कैन, आप आराम से इसको याद रख सकते हो, 2.61 लाख करोड़, पहले था 2.37 लाख करोड़। क्लियर है? यह जो बजट है वो लगभग नहीं 24,194 करोड़ ज़्यादा है लास्ट ईयर, दैट इज़ 22-23 के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये जो बजट है अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक है, बिहार के हिस्ट्री में फॉर द फिनेंशियल ईयर। अगर हम लोग 23-24 की बात करें, एक चीज़ तो आप पहले समझिए, फिनेंशियल ईयर कहते किसको है? बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा AM होता है। ए मतलब अप्रैल से मार्च की तरफ मूव कीजिएगा, ठीक है, अप्रैल से मार्च की तरफ मूव कीजिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप 23-24 पे जा रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 मार्च 2024 तक जाइएगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें फिनेंशियल ईयर 23-24 की, तो ग्रोथ रेट जो बिहार का है वो एस्टिमेट किया गया। देखिए, आप बजट निकाल रहे हैं, आप फ्यूचरिस्टिक मॉडल को ला रहे हैं अपने पास, आप फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे आएंगे, कुछ पैसे आ रहे हैं, उसको लेकर के आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग कर रहे हो, दैट्स योर बजट, ठीक है। तो जो फिनेंशियल ईयर 23-24 होगा उसमें ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है, कितना किया गया? 15.24%, ठीक है। जब हम लोग इकोनॉमी सर्वे की बात करेंगे देन वी विल नो कि कितना हमारा खर्च हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो अभी जो हमारा फिनेंशियल ईयर 23-24 में है उसमें ग्रोथ रेट बिहार का वो एस्टिमेट किया गया 15.24%, और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्लियर है? अब देखिए बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट का मतलब ही क्या होता है? आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया। बजट का मतलब ही होता है आपने कितना कमाया, आपने कितना खर्च किया, आप इनकम क्या कर रहे हो और एक्सपेंडिचर में क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली अगर आप एक सेंसिबल तौर से बात करोगे, अपने एक्स्ट्रा कर्टल्स को लूज करोगे, या फिर हमारा जो स्टेट होगा उसको अगर हम चाहते हैं इकोनॉमिकली वायबल बने, इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, अच्छा बने, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम अपने एक्सपेंडिचर्स पे लिमिट करेंगे, जो कि FRBM तो कर ही रहा है, रेगुलेटरी जो बॉडी है ऊपर से वो तो धक्का दे ही रहा है कि हाँ ठीक है आपको 3% से कम रखना है। लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस तरीके से आप टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप लाइबिलिटीज़ को कम कर सकते हो, किस तरीके से टैक्स कलेक्शन के साथ आप और भी चीज़ों को देख के, जैसे बिहार में मान लीजिए अल्कोहल को बैन किया गया है, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। बिहार में जो GST कलेक्शन है उसको देखिए, बिहार में जो इनकम टैक्स होता है कलेक्शन उसको देखिए, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि हमारा अप्रोच ही होना चाहिए कि एस्टिमेट करना है कि हमें खर्च क्या होने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। कैसे एस्टिमेट करेंगे? हमारे पास पॉकेट में कितना है वो तो देखना पड़ेगा, कितना आने वाला है वो तो देखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आप जैसे मान लो कहीं रह के तैयारी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको मान लो 20K पर मंथ भेज रहे हैं, ठीक है, 20K पर मंथ भेज रहे हैं, तो आप मान लो पहले ही आपको पता है, अगर आप ये तो आपको फिक्स्ड है कितना आएगा, हो सकता है उस दिन 16K पर मंथ आ गया, तो आप किस तरीके से कहाँ कहाँ देना है, फिर आप समझ लो किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे। लाइब्रेरी में इतना देना है, फिर मुझे यहाँ पे इतना देना है, कॉफ़ी पे जाना है, डेट पे जाना है, यहाँ इतना देना है, कोचिंग वालों को इतना देना है, तो ये सारा चीज़ आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करोगे? तो आप बनाओगे बजट। बजट का मतलब एक सीट ऑफ पेपर लेके आओगे, बोलोगे ऐसा ऐसा खर्च हो सकता है मेरे साथ, पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन हो सकता है बीच में आपका एक फ्रेंड आ जा रहा है, बोल रहा है वो मुझे 5,000 रुपये दे दो 2 महीने के लिए, तो आपका बजट तो हिल गया। तो वो जो बजट में एक्स्ट्रा बर्डन आया ना, उससे बचना है आपको। और इस चीज़ को मैच कैसे करेंगे हम लोग? तो इकोनॉमी सर्वे से। क्लियर है? ये बेसिक था, इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। आखिर बजट में हमें समझना क्या है, याद क्या क्या करना है, ठीक है। देखिए बजट की बात करेंगे, 2 तरीके की चीज़ होंगी, एक तो होगा रेवेन्यू, एक होगा कैपिटल, ठीक है। या तो रेवेन्यू के टर्म में आएगा या फिर कैपिटल के टर्म में आएगा। अब देखिए 2 टर्म होता है, एक होता है आपको रिसीट, एक होता है एक्सपेंडिचर। जितने भी पैसे आपके पॉकेट में आ रहे हैं ना, उसको रिसीट मानिए, और जो भी पैसे बाहर जा रहे हैं ना, वो सब एक्सपेंडिचर मानिए, ठीक है। अब देखिए जो पैसे आपको रेवेन्यू के टर्म में, कैश के टर्म में डायरेक्टली आपके पास आ रहे हैं ना, वो रेवेन्यू रिसीट हो गए। क्लियर है? जो पैसे आप खर्च कर रहे हो ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप कैपिटल के टर्म में भी खर्च कर सकते हो, रेवेन्यू के टर्म में भी खर्च कर सकते हो। आप कैपिटल के टर्म में पैसे कलेक्ट कर सकते हो, रेवेन्यू के टर्म में भी कर सकते हो।
तो रेवेन्यू में देखिए हर हमेशा दो पार्ट होगा। मैं आपको देखो क्लियरली ब्रॉडर व्यू में दिखाता हूँ। देखिए रेवेन्यू कैपिटल हो गया। अब देखिए रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीट, तो टोटल रिसीट कितना हुआ। रिसीट कहने का मतलब आपके पॉकेट में कितना पैसा आया, तो आप कैसे बताओगे। अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया रेवेन्यू रिसीट प्लस अगर मैं कैपिटल रिसीट कर देता हूँ तो ये इससे मेरा पता चल गया कि कितना पैसा आ रहा है। अब बोलोगे ठीक है भाई आपके पास तो आ गया कितना पैसा, रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, ठीक है, लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे इस दोनों को ऐड करूँगा तो ये मेरा खर्च हो जाएगा। क्लियर है। आप देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड पे, वहाँ से ले लेना, ठीक है ना। अब देखिए बिहार में जो बजट बना, उस बजट में रेवेन्यू रिसीट पे कितना पैसा आया, फिर रेवेन्यू में खर्च कितना हुआ, कैपिटल से कितना पैसा आया, कैपिटल में खर्च कितना हुआ। तो रेवेन्यू रिसीट की बात कर लेते हैं, 2.123.26 लाख करोड़। मैं बोलूँगा सिर्फ आपको याद करना है 2.12 लाख करोड़, ठीक है, जो कि आपने जितना भी पैसा रिसीव किया ना वो रेवेन्यू के थ्रू 81% था टोटल रिसीट का, ठीक है। अब रेवेन्यू में आपने खर्च कितना किया, तो आप देख लो 2.07 लाख करोड़। मैं बस इसको लिख दे रहा हूँ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 2.07 लाख करोड़ जो कि कितना है, 79.37% है टोटल एक्सपेंडिचर का। आपने जितना खर्च किया उसमें आपने डायरेक्टली रेवेन्यू के टर्म में, कैश के टर्म में डायरेक्टली 79.37% खर्च कर दिया, ठीक है। अब कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल से आपको कितना पूंजी आया, तो कैपिटल रिसीट इन कितना कर रहा है, तो ये लगभग आपको 49,758 करोड़ कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल में आप देख सकते हो कैपिटल रिसिप्ट आपके पास 49,758 जो कि 18.99% है टोटल आपको रिसीट का, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं तो 54,000 अप्रॉक्स है जो कि 20.63% है टोटल एक्सपेंडिचर का। अब देखिए अगर हम लोग टोटल खर्च की बात कर लेंगे, खर्च में दोनों आएगा, रेवेन्यू के तौर पे आपने कितना खर्च किया, कैपिटल के तौर पे आपने कितना खर्च किया, ठीक है। कैश में आपने कितना खर्च किया, सैलरीज में कितना दिया, और मान लो कहीं पे कुछ बनवाना था उसके लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल को जब दोनों ऐड करेंगे हम लोग तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर मिलेगा, हमें खर्च का एस्टिमेट मिलेगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2.07 लाख करोड़ था, आप देख सकते हो ऊपर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर ले 2.07 लाख करोड़ था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 54,000 के अप्रॉक्स था करोड़। तो ये टोटल जोड़ने के बाद आपको आ रहा है 2.61 लाख करोड़, और आपको यही याद रखना है 2.61 लाख करोड़, आपको यही याद रखना है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें ग्रॉस रिसिप्ट की, टोटल आपने कलेक्ट कितना किया था, तो आपके लिए तो जब ग्रॉस रिसिप्ट की बात कर रहे हो तो रेवेन्यू से कितना का रिसिप्ट किया, कितना इन आया आपके पॉकेट में, और कैपिटल रिसिप्ट की बात कर लेंगे आपके पॉकेट में कैपिटल से कितना आया, तो टोटल को ऐड कर देंगे 2.123 लाख करोड़ और 49,758 करोड़ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.62 लाख करोड़, ठीक है। अब देखिए पहले एक चीज़ समझिए, अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो रिसिप्ट आ रहा है ना वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, रुपया कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा स्टेट्स शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस, जो स्टेट में आपको पता होगा एक हो जाएगा CGST, एक होता है SGST, ठीक है। अगर मान लो 18% अगर कलेक्ट होता है तो 9% होगा, ठीक है। तो ये भी एक शेयर है, तो स्टेट का शेयर सेंट्रल के टैक्सेस में, ठीक है। सेकंड हो गया, ये पहला हो गया, कितना हुआ 39.20% टोटल जो रिसिप्ट मिल रहा है रेवेन्यू प्लस कैपिटल को मिला के, उसमें लगभग 40% के आसपास आपको स्टेट शेयर्स इन सेंट्रल टैक्स से मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कहाँ से कितना मतलब किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है, ठीक है। एक बार एक दो नज़र दे दीजिएगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक फिगर को एग्जैक्टली याद कीजिए, लेकिन आपके पास ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ ठीक है इससे इतना मिल रहा है, इससे इतना मिल रहा है, इससे इतना मिल रहा है। सेकेंड हो जाएगा ग्रांट इन द एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एज ए एड मिलता है वो आपको लगभग 20.37% है। तीसरा हो जाएगा, लेट्स मूव टू द थर्ड, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए सेंट्रल से तो शेयर मिला ही मिला, आखिर स्टेट भी तो कुछ लगाएगी, है ना। स्टेट का अपना खुद का तो होगा, जैसे पहले वैट लगाती थी वैसे स्टेट का कुछ तो होगा, तो वो क्या होता है 18.96% उससे कलेक्शन होता है। क्लियर है। थर्ड हो जाएगा आपको, फोर्थ हो जाएगा पब्लिक डेट, आखिर जो डेट ऑलरेडी पब्लिक्स पे थी उससे कितना कलेक्शन होगा सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का 18.82%। फिफ्थ हो जाएगा स्टेट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू, स्टेट वैसे जगह से जो
टैक्सेबल नहीं है, वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है वो कितना हो जाएगा 2.48%। जैसे टोल हो गया, जैसे मान लीजिए कहीं पे विवाह भवन है, ऑडिटोरियम है, वो गवर्नमेंट देती है रेंट पे, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है रेंट पे, वहाँ से जो कलेक्शन होगा वो। क्लियर है। और सबसे लास्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स, ये 0.16% है जो कि सबसे कम होता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू सरप्लस की, सरप्लस कहने का क्या मतलब हुआ, आपने जितना रेवेन्यू रिसीव किया, जितना रेवेन्यू को आपने कलेक्ट किया रेवेन्यू के तौर पे, कैश के तौर पे, आपके पास जितना पैसा पॉकेट में आया और आपने रेवेन्यू को कितना खर्च किया, पैसे को कितना खर्च कर रहे हो, तो वो अगर आप देखोगे तो बिहार में अभी 44,078.97 करोड़ आया है। यहाँ पे थोड़ा सा वो है, जब मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये निकला कैसे, रेवेन्यू रिसीट देख लो आप यहाँ पे, रेवेन्यू रिसीट मतलब 2.123 लाख करोड़ माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दो। ठीक है। तो ये आपको निकल गया रेवेन्यू सरप्लस, यहाँ सरप्लस आ गया, पॉजिटिव में आ गया इसलिए सरप्लस आ गया। क्लियर है। अब देखिए हम लोगों ने ये तो देख लिया कि पैसा कहाँ से आ रहा है, अब हम लोग देखेंगे कि पैसा जाएगा कहाँ कहाँ, स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है। खर्च होंगे कहाँ कहाँ जाता है, तो देखिए सबसे पहला सोशल सर्विस 38.14%, फिर जनरल सर्विस 28.38%, देन इकोनॉमिक सर्विस 24.01%, पब्लिक डेट 9%। ठीक है। उधार देना होगा, लोन्स एंड एडवांसेस देना होगा 0.47%, ग्रांट्स इन एड कंट्रीब्यूशन, जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया कहीं पे आगजनी हो गया, ठीक है, तो उसमें 0.01% अपने टोटल जो भी उनके पास रहेगा उसमें एक्सपेंडिचर के तौर पे इनको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट देती है गवर्नमेंट। अब एक चीज़ समझिए, जो भी बजट होता है ना, उसमें दो तरीके का खर्च होगा। बजट को दो तरीके से बाइफरकेट किया जाता है। एक होता है स्कीम्स पे खर्च करने वाला जो पैसे होंगे, एक होगा नॉन स्कीम्स पे खर्च होगा। स्कीम्स कहने का क्या मतलब हुआ, वैसे खर्चे जो आपको पता होगा, हाँ ठीक है मुझे जल जीवन ज्योति या फिर उज्ज्वला योजना में खर्च करना है तो इतना करना है, ठीक है, एस्टिमेटेड होगा। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो स्कीम्स नहीं होंगे लेकिन वहाँ खर्च करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये टेबल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। 22-23 और 23-24 दोनों को हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। बजट की साइज जब हम लोग 22-23 फिनेंशियल ईयर की बात कर रहे थे 2.37 लाख करोड़ था। आपने बीपीएस 68 दिया होगा, इसको याद जरूर करके गए होंगे आप। 23-24 फिनेंशियल ईयर की देखेंगे, मतलब एस्टिमेट वैल्यू को देखेंगे तो 2.61 लाख करोड़ है बजट की साइज। अब देखो जो स्कीम में इन्वेस्ट करना था, खर्च करना था, वो कितना था, 1 लाख करोड़। आप याद रख सकते हो इसको, 1,230 करोड़ याद रख सकते हो। और 23-24 में 1,29 करोड़। तो स्कीम्स बजट थोड़ा कम हुआ है। नॉन स्कीम बजट 1.37 लाख करोड़ एंड 1.61 लाख करोड़, तो नॉन स्कीम बजट बढ़ा है। ये टेबल को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ग्रोथ रेट को बाद में देखते हैं। एक जीएसडीपी होता है, ग्रोथ रेट एंड फिस्कल डेफिसिट, ये दोनों को देखेंगे। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि आप खर्च कितना कर रहे हो, आप कमा कितना रहे हो, दोनों के डिफरेंस को निकाल लो। अगर हम लोग 23-24 फिनेंशियल ईयर की बात करते हैं, मतलब हम लोगों ने बजट को एस्टिमेट किया है, बजट एस्टिमेटेड ही तो है 23-24 का, 24 तो अभी आया नहीं है, तो बजट एस्टिमेटेड है। तो हम लोग क्या फील कर रहे हैं कि जो हमारा जीएसडीपी ग्रोथ रेट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होगा स्टेट का, वो 15.24% रहेगा। क्लियर है, वो 15.24% रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मैं बात कर रहा हूं बजट एस्टिमेट की। फिर बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, तो ये हमारा रहेगा 2.98%। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेफ है, तो आप कहोगे ऑब्वियसली इट्स अंडर FRBM लिमिट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एंड बजट मैनेजमेंट। कितना था भाई, तो ये 3% से कम होना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2.98 है। तो कितना हो रहा है वो फिजिकल डेफिसिट, 25,567 करोड़ हो रहा है। अगर हम लोग 22-23 की बात कर लें, 22-23 की बात करें तो ये रिवाइज्ड एस्टिमेट की तरह बिहेव करेगा। जीएसटीपी ग्रोथ रेट था 10.34% और फिजिकल डेफिसिट था 3.47%। अब देखिए
21-22 की बात करें तो अब इसकी तो रियल डाटा हमारे पास है, क्लियर है। तो ये जो भी डाटा आएंगे वो रियल होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया था उसको हम लोगों ने सर्वे में देखा। तो हमारा जीएसडीपी ग्रोथ रेट था 10.98% और फिजिकल डेफिसिट था 3.78%। आपको जो ये दिख रहा है ना 2.98 होने वाला है फिजिकल डेफिसिट, ये होने वाला है 2.98%, ये एस्टिमेटेड है। अगर सच में ऐसा हो रहा है ना, अगर फाइनल में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ गया कहीं, जैसे मान लीजिए कोरोना जैसा कुछ चीज़ आ गया, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आप देखो किस तरीके से हम लोग उस गैप को कम से कम करते जा रहे हैं। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब आप खर्च जितना कर रहे थे, आप पे लोन्स कितने थे, आपको इंटरेस्ट कितने चुकाने थे, सोशल स्कीम्स में कितने खर्चे देने थे, वो सारे देने के बाद आपके पास बच जो रहा है वो धीरे धीरे नेगेटिव से हवा के पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये है आप बचत कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बिहार की जीएसडीपी की बात कर ले। एक प्राइस होता है करंट प्राइस, जो कि करंट ईयर की बात होगी, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस कहने का मतलब होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए 2017 को मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट प्राइस, 17-18 को। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब रेफरेंस लेते रहते हैं ना 2011 या 12 और 2022 चल रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो जाता है। मतलब बहुत चीज़ चेंज हुआ है, इन्फ्लेशन चेंज हुआ है, चीज़ों की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है, कुछ डेप्रिसिएशन हुए हैं चीज़ों में, तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाता है फॉर सम इंस्टांसेस इन इकॉनमी। तो हम कहते हैं ठीक है रुको, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, आपको जो गैप हो रहा है ना वो आपको सही नहीं लग रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बीच के एक ईयर को मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट ईयर है, उसको रेफरेंस बना देते हैं। चलो भाई, आगे वाले भी खुश, पीछे वाले भी खुश, ठीक है। 17-18 को हम लोग एज ए रेफरेंस मान लेते हैं, उसके तौर पे देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा करंट प्राइस से हमेशा कम आएगा कांस्टेंट प्राइस। अब हम लोग बात करें 11-12 की, तो करंट प्राइस 2.47 लाख करोड़ था, ठीक है। 21-22 की बात करें तो 6.75 लाख करोड़ था करंट प्राइस पे। बिहार की जीएसडीपी एट करंट प्राइस। अब आप देखो 11 से लेके 21 तक में, मतलब डिकेडल 10 साल में लगभग 2.5, 6.75, ये लगभग 3 टाइम्स चेंज हुआ है, लगभग 3 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि बिहार की जीएसडीपी डिकेडल रेट पे 3 गुना चेंज हो रही है, 3 गुना बढ़ रही है। आप देख सकते हो, ये डाटाज हैं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्लियर है। इसी तरीके से एक और एस्टोनिशिंग डाटा हमारे पास आया, ग्रोथ रेट हम लोग देखें 21-22 की, वर्ल्ड की थी 6%, इंडिया की थी 8.7% और हमारे बिहार की थी 10.98%। आप सोचो ऐसा कैसे हो गया? हुआ कोरोना के टाइम में हुआ, ठीक है, बहुत सारा रीज़न था लेकिन हुआ ऐसा। तो बिहार की रैंक थी 3rd, फर्स्ट थी आंध्र प्रदेश, दूसरा था राजस्थान, तीसरा था बिहार ग्रोथ रेट के टर्म में। अगर हम लोग बात करें जीडीपी रैंक में, बिहार की 18-19 में 16वां रैंक था, 21-22 में 14th रैंक था, ठीक है। अब देखिए 10 फॉर्मूला को 23-24 के बजट में, 2023-24 के बजट में फिक्स किया गया है। जिस तरीके से गवर्नमेंट 7 ने से योजना लाई, उसी तरीके से 10 फार्मूले को फिक्स किया गया है। उस 10 फार्मूले पे काम करके हमें बिहार की प्रगति देखनी है, हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखिए इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। सीरियसली इस पेज को मैं डाल दूंगा अपने वो पे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके आप उसको याद कर जाना, या फिर ऐसे भी याद कर जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए वो 10 फार्मूलेज क्या क्या हैं, क्या रखे गए हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो 10 फार्मूले जो हैं। तो आखिर फोकस एरियाज क्या है? पहला है यूथ एंड एम्पावरमेंट। यूथ एंड एम्पावरमेंट में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटाइज किया गया चीज़ों को वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैसे उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेला जाए, ठीक है। फिर जो सेकंड फैक्टर है वो कंटिन्यूस वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी। वुमेन एम्पावरमेंट में बिहार आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है इक्वालिटी ड्रॉ करने के लिए, हालांकि अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन 35%, वुमेन को जो फिनेंशियल असिस्टेंट मिल रहा है, इवन वुमेन अगर एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाह रही हैं, स्टार्टअप करना चाह रही हैं, तो उनके लिए लोन्स फैसिलिटी भी हैं। वुमेन्स की पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छा है। वुमेन इन केस ऑफ अगर हम लोग देखें पुलिसिंग में,
तो वहाँ भी 35% रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, नो डाउट इन दैट। तो जो वुमेन का एम्पावरमेंट करना है ना, वो उसमें हेल्प किसकी लेनी है? उसमें हेल्प लेनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। फिर तीसरी बात करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, ठीक है, जैसे मुस्लिम्स की, जैन्स की, ठीक है, जो बिहार में माइनॉरिटी के तौर पे आते हैं, उनके लिए स्कीम्स अपग्रेड किया जाएगा, स्कीम्स लाया जाएगा फॉर देयर अपग्रेडेशंस। फिर चौथा हो जाएगा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ तो बिहार का बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन हाँ, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और खासकर विलेज लेवल पे बहुत ज़रूरी है काम करना, ठीक है। फिर बात करेंगे कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा पुलिस फोर्स को। आप सोचो, बिहार में जो पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है। आप सोच लो, अगर कोई अटैक करके पुलिस स्टेशन पे वेपन्स लेके भाग जाए तो कोई रेफरेंस, कोई वो नहीं रहेगा हमारे पास, कोई प्रूफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? स्ट्रेंथन करना है, मॉडर्नाइज करना है पुलिस फोर्सेस को। अब देखिए, आप इस लिस्ट को देखिए, यूथ हो गया एम्पावर, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो गई, माइनॉरिटी एम्पावरमेंट की बात हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गया, पुलिस फोर्स को डिजिटलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की बात हो गई। अब आते हैं किसान, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप लाया गया है। चौथा एग्रीकल्चरल रोड मैप है, इसको हम लोग सेपरेट अभी जस्ट देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, चौथा एग्रीकल्चरल रोड मैप, ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। फिर ग्रीन डेवलपमेंट की बात होगी, किस तरीके से ग्रीन बेल्ट्स बनाए जाएंगे गंगास के बॉर्डर पे, गंगास के किनारे पे, किस तरीके से सैपलिंग्स लगाए जाएंगे, किस तरीके से हॉर्टिकल्चर को वो किया जाएगा, किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा, वो भी बात। अब बात करते हैं, जब ग्रीन डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा, फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। विलेज और सिटीज़ की कनेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये बजट की बात कर रहे हैं, ये बजट में 10 फार्मूलाज को फिक्स किया गया है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बात करें, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट में नेशनल स्टैंडर्ड की अर्बनाइजेशन को क्रिएट किया जाएगा। ये 10 था, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारा देखते हैं, हालांकि मैंने 6-7 को ही डिस्कस किया है, उसका जो होगा उसको हम लोग एक बार में शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले बात करते हैं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, यूथ में डेवलपमेंट, यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है? पहले था 66%, जो कि 90-20 में था, अब उसको बढ़ा के 69.4% किया गया है 21-22 वाले एस्टिमेट में, 21-22 वाले फैक्टर में। अगर बात करें न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए आइडियाज़ एंड इनोवेशंस पे बात चल रही है। एक कैपिटल सीड फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। कैपिटल सीड फंड 10 लाख रुपए देगा, ठीक है, देगा। लेकिन अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको 5% और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप SC ST और दिव्यांग एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम ₹10 लाख। कैपिटल सीड फंड, ये टर्म को आपको याद रखना है। 23 स्मार्ट कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि ITI जो टेक्निकल बॉडीज़ होते हैं, डिप्लोमा बॉडीज़ होते हैं, उसके क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। क्लियर है? तो 23 स्मार्ट कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैपिटल सीड फंड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टार्टअप पॉलिसी के लिए, किस चीज़ के लिए? यूथ्स एंड एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। और एक चीज़ और मैंने आपको बता दिया ना, कि जो बिहार में यूथ्स है ना, वो आपको 32% से ज़्यादा हैं। तो उन पर अगर आप काम नहीं करोगे ना, तो आपकी सारी बजट जो है फेल करेगी। बजट फेल करने का मेरा ये मतलब है कि आप फ्यूचरिस्टिक नहीं बन पाओगे, आप रियल ग्रोथ नहीं शो कर पाओगे, पेपर्स पे ग्रोथ ही शो कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने अभी क्या क्या बताया, यूथ्स एंड डेवलपमेंट में, यूथ्स एंड एम्प्लॉयमेंट में जो प्रायोरिटी सेट किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है आपको मैंने बताया। सबसे पहले कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर को शेयर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट में। जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ा के 66% था आपको 19-20 वाले में, 21-22 के ड्यूरेशंस में 69.4% कर दिया गया। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर उसकी बात करें न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की, तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया बिहार गवर्नमेंट में। बेसिकली वो प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को, नए आइडियाज़ और नए इनोवेशंस को लाएगा। क्लियर है? इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस पॉलिसी के अंदर बात करें तो हम लोग को कैपिटल सीड फंड प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख रुपीज़ का। एडिशनल 5% आपको प्रोवाइड किया जाएगा इफ़ यू आर अ वुमेन, और एडिशनल 15% प्रोवाइड किया जाएगा इफ़ यू आर ए कैंडिडेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिलोंग्स टू SC ST एंड दिव्यांग। क्लियर है? इतना ध्यान रखिएगा। 23 नए स्मार्ट कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ITI के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। नाउ द रेस्ट, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर लें, उसको
इस्टेब्लिश किया गया है बाय इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट 2021 के एम्बिट में फॉर द अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द स्टेट। तो बेसिक यही आइडिया है, टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, हालांकि बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट जो पहला फॉर्मूला था उसमें। अब सेकंड फॉर्मूला पे मूव करते हैं हम लोग, कंटिन्यूस वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं। 7 निश्चय 2.0, एक तो 7 निश्चय योजना भी पढ़ के जाना है अच्छे से, बहुत तमीज़ से। उसमें एक ब्रांच था सशक्त महिला सक्षम महिला, अगर कोई महिला सशक्त है तो वो सक्षम है, ये बताने का तरीका है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट था सशक्त महिला सक्षम महिला, उसमें अगर हम लोग बात करें कुछ प्रोविजंस और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए बिहार में, स्कीम्स कुछ लाया गया और उसके तहत कुछ इंसेंटिव्स लाए गए फॉर वुमेन्स इन बिहार। ये स्कीम्स को बहुत ही तमीज़ से पढ़िएगा, आप यहाँ पे धरफर करके नहीं पढ़िएगा, आराम से समय देकर पढ़िएगा। पहला है सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम अंडर सीएम नारी शक्ति योजना, सबको पता है 1 लाख रुपए मिलेगा अगर यूपीएससी प्रीलिम्स निकालोगे फॉर वुमेन, 50,000 मिलेगा बीपीएससी प्रीलिम्स निकालोगे तो। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वुमेन की बात कर रहा हूँ, अभी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो बहुतों का मोटिवेशन है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अब चलिए दूसरा है चीफ मिनिस्टर बालिका प्रोत्साहन स्कीम फॉर इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ पे आपको 25,000 रुपये किस वुमेन को मिलेगा, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि आप किसी को 12th में ही मैरिड ना कर दो। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए, और कुछ ना कुछ असर तो पड़ा इस पर। ठीक है, देखिए नीतीश कुमार कुछ भी कह लो, आप कुछ भी कह लो, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट ने जो काम किया है, मुझे याद है मैं बीपीएससी देने गया था, या बिहार, हाँ बीपीएससी ही देने गया था, और तो कोई एग्ज़ाम दिया नहीं मैंने बिहार का आज तक। बीपीएससी देने गया था, वो एक वुमेन थी जो मतलब, तो आप मतलब मैंने उनको देखा कि वो, आप उनको देख के बता सकते थे, मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ फिजिकली या फिजिकल अपीयरेंस से, उनके पास एक बेबी था। ठीक है, और वो एडमिट कार्ड अपने हाथ में ले रख रखी थी। मतलब आप समझो कि मेरा 180 डिग्री जो कहते हैं ना, हर जितना भी थॉट प्रोसेस था वो एकदम शिफ्ट हुआ। देखो ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, आप किसी को, वैसे अगर मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मान लो कि साउथ दिल्ली में रह रही हैं या फिर कहीं रह रही हैं, उनको उनका राइट्स पता है, लेकिन बेसिकली जिनका राइट्स नहीं पता है ना, वो अगर बीपीएससी की एग्ज़ाम देने आ भी पा रही हैं, सिलेबस को एक बार कहीं से देख के आ भी रही है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज़ को, इसके डेप्थ को नहीं समझ सकते जब तक आप उस विजनरी सोच से नहीं सोच पाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को सोचना कभी। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट केस, 25,000 फॉर अनमैरिड गर्ल्स। तो इसलिए मैं 35% जो रिजर्वेशन है ना, उसको हमेशा जस्टिफाइड मानता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव की जो भी अप्रोच है, जो भी लोग सोचते हैं सीट डिडक्शन एंड ऑल, क्वालिटी पे भी बात करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ ये जस्टिफाइड है, एज ऑफ नाउ जस्टिफाइड है। ठीक है, ग्रेजुएशन की बात कर लें तो वहाँ आपको 50K मिलेगा हर एक गर्ल चाइल्ड को। ठीक है, 10,000 मिलेगा फर्स्ट डिवीजन करने पे क्लास 10th में। ये आपको सीएम बालिका इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोत्साहन स्कीम के अंदर एम्बिट में डाला गया है इसको। ठीक है, अगर आप बात करें चीफ मिनिस्टर बालिका, इसी में ग्रेजुएशन वाले के लिए भी 50K डाला गया है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और 10th लेवल पे भी 10,000 रुपये मिलेंगे। क्लियर है? एक और है चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप स्कीम, जिसके एम्बिट में 10,000 रुपये फर्स्ट आने पे क्लास 10th में मिलेगा, और 8,000 मिलेगा सेकंड डिवीजन आने पे। ठीक है, 8,000 सेकंड डिवीजन आने पे भी मिलेगा। क्लियर है? चलिए देखिए इतना कुछ तो मिल रहा है। फिर एक थी रूबी राय, उनको आने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अगर हम लोग अभी बात करें तो 250 करोड़ का प्रोविज़न बनाया गया है सीएम महिला उद्यमी स्कीम के एम्बिट में। बजट 23-24 के अंदर में एक प्रोविज़न बनाया गया 250 करोड़ रुपए का, जो कि चीफ मिनिस्टर महिला उद्यमी स्कीम के एम्बिट में लाया गया। जीविका प्रोजेक्ट की बात करें, वो वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है फॉर इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन बिहार। 10.45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म किया गया है अंडर जीविका सोफार, जिसमें 1,30,00,000 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। ठीक है, 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। इन द ईयर 2006 ये इंट्रोड्यूस किया गया था, याद होगा, एंड इन द म्यूनिसिपल बॉडीज़ इन द ईयर 2007। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 2006 में दिया गया, म्यूनिसिपल बॉडीज़ में 2007 में दिया गया। 519 जीविका दीदीज डेवलप किया गया। क्या डेवलप किया उन्होंने?
ये जीविका दीदीज मिलके ये की दीदी की नर्सरी। क्लियर है? ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स आपको थोड़े थोड़े याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग माइनॉरिटी वेलफेयर की। तो एक चीज़ समझिए सबसे पहले कि अगर माइनॉरिटी, मान लीजिए मैं मुस्लिम वुमेंस की बात करता हूँ, ट्रिपल तलाक की भी बात बहुत सारा चली, ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम वुमेंस की बात करते हैं, वैसे मुस्लिम वुमेंस जो डिवोर्स्ड हैं, अबंडन हैं, जो उनकी फैमिली ने उनको अबंडन कर दिया है मान लीजिए, तो उनको बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको एक असिस्टेंट अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। जो पहले 10,000 रुपये दिया जाते थे उसको अब 25,000 कर दिया गया है। ये याद रखिएगा, जो पहले 10,000 था उसको 25,000 कर दिया गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ और, अगर हम लोग बिहार बजट 23-24 की बात करें तो ये अब बेसिकली 1 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। मतलब क्या है, एक ऐसा स्कूल होगा जो रेसिडेंशियल भी होगा, लेकिन वो होगा माइनॉरिटीज़ के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे हेल्थ सेक्टर पे। चौथा जो हमारा फॉर्मूला है 7 निश्चय 2.0 की बात करें, उसमें एक, उसके अंदर एक आता है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। याद रखिएगा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसको प्रायोरिटी में डाला गया है। बिहार बजट 23-24 की बात करें तो एक टारगेट बनाया गया है जिसमें टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस को एलिमिनेट किया जाएगा बिहार से 2025 तक। ये टारगेटेड है और ये याद रखिए क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को भी सेटअप किए जाएंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जाएंगे, बिहार बजट के एम्बेट में इसको लाया गया है। अब देखिए, आर्यभट्टा ज्ञान यूनिवर्सिटी है एक, ठीक है, उसके लिए प्लेस को एलोकेट किया गया है उसके कंस्ट्रक्शंस के लिए, उसके कैंपस के कंस्ट्रक्शंस के लिए। पटना में नए मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के। कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट हैं? पूर्णिया, छपरा, वेस्ट चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एंड सीतामढ़ी। 1-2 बार देख लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉस्पिटल्स बनेंगे ही बनेंगे, हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस, 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स को भी सेट किया जाएगा एडिशनली इन भोजपुर, बक्सर एंड बेगूसराय। भोजपुर, बक्सर एंड बेगूसराय ये भी सेट किया जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। 21 जो सदर अस्पताल होते हैं, सदर हॉस्पिटल्स जो होते हैं, कभी गए होगे तो आप देखे होगे क्या हालत होती है, उसको अपग्रेड किया जाएगा मॉडल हॉस्पिटल्स के तौर पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ साथ डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को भी सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? रहुई एक जगह है नालंदा में, वहाँ पे 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टेट अप्रूवल ग्रांट किया गया है। वहाँ पे 5-5 हेल्थ सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाएगा। 5 सब सेंटर्स और 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को खोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कोरोना आया, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, तो एडिक्वेसी होनी चाहिए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। तो 122 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, जिसको पीएसए कहते हैं, उसके प्लांट को स्टेब्लिश किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, ये 4 फॉर्मूलेज हो गए। 5वें की स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, इसमें 35% रिजर्वेशन वुमेन को दिया गया है। इससे क्या हो रहा है? स्ट्रेंथनिंग हो रहा है किसका? वुमेन एम्पावरमेंट का। ठीक है, वुमेन पुलिस स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इनगल्फ किया जाएगा। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टीवी एंड सीसीटीएनएस सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा एवरी पुलिस स्टेशन में। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ सुन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है 7 निश्चय 2, हर खेत तक सिंचाई का पानी एंड स्वच्छ गांव एंड समृद्ध गांव। ये दोनों जो ब्रांच है 7 निश्चय 2 के एम्बिट में, इसको प्रायोरिटाइज किया गया है बजट 23-24 के एम्बिट में। ठीक है, याद रखिएगा, 7 निश्चय 2 के अंदर में जो हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इस दोनों को प्रायोरिटाइज किया गया है। ठीक है, अब आता है एग्रीकल्चरल रोड मैप। अभी कौन सा? अब बिहार ने जो इम्प्लीमेंट किया था एग्रीकल्चरल रोड मैप, उसमें 5 कृषि क्रमण अवार्ड बिहार को मिला है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप थोड़ा सावधान होकर यहाँ पढ़िएगा। स्टार्ट हुआ 17-18 में, पहला वन मिला, उस वक्त मिला था प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी किसका? तो वीट का। आपको ये याद रखना है क्योंकि ईयर के साथ साथ पूछ देता है किस चीज़ के लिए मिला था। 16-17 में मेज के लिए मिला दूसरी बार, 15-16 मतलब मैं पीछे आ रहा हूँ, मेज, फिर 12-13 में वीट,
11-12 में राइस, मतलब आप देख लीजिए 11-12 में स्टार्ट हुआ पहली बार, राइस के लिए मिला था कृषि कर्मण अवार्ड, 12-13 में वीट के लिए मिला, फिर 15-16 में मेज के लिए, कोर्स ग्रेन के लिए, ठीक है, फिर 16-17 में मेज के लिए, 17-18 में प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वीट के लिए मिला। क्लियर है, इतना ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप के बारे में, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला। अब देखिए, अगर हम लोग ईयर 2022 की बात करें, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ बिहार कितना है, 184.86 लाख मीट्रिक टन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वीवीआई। फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप की बात करें, जो स्टार्ट हुआ था, जिसकी ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2028 तक जाएगा। क्लियर है, 23 से 28, 1.62 लाख करोड़ का ये स्पेंड किया जाएगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वर्क्स पे। 12 डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया है फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप पे। 12 डिपार्टमेंट्स हैज़ बिन इंक्लूडेड। टारगेट क्या है, हमको प्लांट करना है 350 लाख सैपलिंग्स ऑन नेचुरल फॉरेस्ट। जो नेचुरल फॉरेस्ट वाला एरिया है उसमें 350 लाख सैपलिंग्स को लगाना है। 20 करोड़ सैपलिंग्स जो होगा वो प्लांट किया जाएगा आउटसाइड नेचुरल फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 184.86 लाख मीट्रिक टन का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। क्लियर है। इसी तरीके से एग्रीकल्चरल रोड मैप की बात करें, फर्स्ट 2008 में से 12 पहली एग्रीकल्चरल रोड मैप थी, सेकंड 12 से 17, तीसरा 17 से 23 और चौथा अभी जो चल रहा है आपको 23 से 28। ठीक है, 92,000 एकर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग्स होगी, करी जाएगी। 13,000 एकर्स में ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है। ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो मतलब जैसे कि मान लीजिए वैसे रीजन्स जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है, ये मान लीजिए रूट्स हैं। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन में होगा क्या, ड्रिप में यही करेंगे, जहाँ पे रूट्स हैं वहाँ पे एक इस तरीके से पाइपलाइंस को गुजारेंगे और रूट्स पे इस तरीके से उस पाइप मतलब इस ओरिएंटेशन में होगा कि डायरेक्टली हम यहाँ से जो पानी इनलेट करेंगे ना वो डायरेक्ट रूट्स पे ही गिरेगा। ठीक है, दो वाटर वेस्टेज जो आसपास के सॉइल में होता था वो नहीं होगा, तो वेस्टेज वाटर को कट किया जाएगा ड्रिप इरिगेशन के मेथड से। तो 13,000 एकड़ का ड्रिप इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग की बात चलेगी। बिहार, अब मिलेट मिशन की बात कर लें, पूरा इंडिया मिलेट 2023 ईयर ऑफ मिलेट भी कह रहे हैं, मिलेट को श्री अन्ना भी कहते हैं। तो बिहार मिलेट मिशन को स्टार्ट किया जाएगा। हेल्दी ग्रेन्स प्रोडक्शन की बात करें, प्रमोट किया जाएगा इसको, जैसे कि मड़ुआ, कोडो, शावा, कौनी, etc। मड़ुआ तो मैंने सुना था, बाकी और मैंने नहीं सुना था ज़्यादा। अब चलिए, एक ब्लॉक है सिकंदर ब्लॉक ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का है कुंडघाट रिजर्वायर स्कीम लाया जाएगा, जो कि बेसिकली हेल्प करेगा ड्रॉट प्रोन एरिया जो बहरौर रिवर जो सूख जाती है उसको रेजुवनेट करने के लिए। इसी तरीके से अगर कृषि विद्युत संबंधन योजना की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी मेड अवेलेबल टू द फार्मर्स, कितने रुपए में, 70 पैसे पर यूनिट में फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग ग्रीन डेवलपमेंट की। जल जीवन हरियाली योजना के एम्बिट में लॉन्च किया गया है स्टेट 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या था कि हमको एक एक्शन प्लान को क्रिएट करना है, जहां 11 कंपोनेंट लाया जाएगा, जिससे बिहार को बनाया जाएगा मोर ग्रीन एंड क्लीन। हालांकि यार देखो बहुत मुश्किल है, मैंने ये फील किया है कि बिहार में मतलब वैसे तो जाना कम होता है अभी, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ ना तो मैं ये फील करता हूँ कि लिटरिंग जो होता है ना, लेटर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे मैं अभी एक लेज़ खाया और वहीं रोड पे फेंक दिया, ये बहुत ही कॉमन है। मतलब वहाँ पे या तो म्यूनिसिपैलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविलाइज नहीं है इस मामले में। और इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देखोगे, आप जैसे कुछ खाए, कोक पिए, कोक की बॉटल फेंक दिए, ये बहुत कॉमन है बिहार में, बहुत कॉमन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। 2000 में जब झारखंड बाइफर्केट हुआ था स्टेट से, तो स्टेट के पास सिर्फ 9% ग्रीन कवर बचा था। लेकिन ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन सी स्कीम लाई गई थी, तो लाई गई थी हरियाली मिशन 2012 में लाई गई थी। ठीक है, अगर अभी बात करें 18.47 करोड़ ट्रीज़ को प्लांट किया गया है बिहार में एग्रीकल्चरल रोड मैप 2 के अकॉर्डिंग, जो 12-17 में चला था। ठीक है, 18.47 करोड़ ट्रीज़ को प्लांट किया गया था पहले एग्रीकल्चरल रोड मैप के एम्बिट में, जो 2012 से लेकर 2017 तक चला था। 16.10 करोड़ एग्रीकल्चरल रोड मैप 3 के एम्बिट में 17 से 23 में किया गया था। 4.2 करोड़ सैपलिंग्स को लगाया गया था लास्ट 3 ईयर्स में अंडर जल जीवन हरियाली अभियान के एम्बिट में। 1.47 करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट किया गया 22-23 के टाइम में मनरेगा के थ्रू। ठीक है,
चलिए, और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, बिहार से स्पेशल अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, बिहार की एक अलग से प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है। घटना चक्र की ज्योग्राफी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की। घटना चक्र की हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट है, वो आप जाके देख सकते हो। पॉलिटी भी बहुत सारा सेगमेंट हो रखा है। घटना चक्र की आई दृष्टि की करंट अफेयर आती है, अप्रैल तक अपडेटेड है, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें, और हाँ, बिहार स्पेशल में एडिटोरिया की बुक से ही आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड आई दृष्टि की बुक से ही हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट मिलेगा, आप देख सकते हो। अगर हम लोग बिहार बजट 23-24 की बात करें, ग्रीन कवर 15% टारगेट किया गया है, 15% टारगेटेड है, तो इंक्रीज़ करना है कहाँ तक, 17% तक, ठीक है। 17% बढ़ा के ले जाना है 15 से। जीविका दीदीज होंगी एंड फार्मर्स होगा, वो दोनों मिलके ग्रो करेंगी 1 करोड़ सैपलिंग्स, टोटल 500 नर्सरीज में, ठीक है। 5% होल्डिंग टैक्स को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो आपको जो टैक्स लगेगा 5% उसको रोक दिया जाएगा, होल्डिंग टैक्स को। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपको पता है, कजरा लखीसराय में 250 मेगावाट का एंड पिरपैती भागलपुर में 200 मेगावाट का सेटअप किया जाएगा। एक स्कीम है, नीचे मछली ऊपर बिजली, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाला। आपको पता होगा, जब किसी पॉन्ड पे, मान लीजिए ये पॉन्ड है, उस पर अगर हम फ्लोटिंग पैनल्स लगा दें तो नीचे पानी भी सेफ रहेगा, और वहाँ पे हम लोग फिश को भी वो कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। तो नीचे मछली ऊपर बिजली स्कीम, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के एम्बिट में 1.6 मेगावाट पीक कैपेसिटी, कहाँ दरभंगा में, एंड 0.525 मेगावाट पीक कैपेसिटी सुपौल में सेटअप कर दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा था ना, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, दरभंगा के कहाँ पे किया गया है, ठीक है। दरभंगा के कहाँ पे किया गया है। क्वेश्चंस कुछ मैं पूछूंगा, उसके आंसर कर दिया करना, उससे क्या मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग ना थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इंफ्रा की, बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग इंफ्रा की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन देना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो 7 निश्चय योजना में एक है आपको सुलभ संपर्कता, ठीक है, इसको प्रायोरिटी दिया गया है, ठीक है, 23-24 में। अगर रूरल रोड्स की बात करें, तो रूरल रोड्स की बात करेंगे तो 7,408 किलोमीटर लॉन्ग कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट किया जाएगा। इसके एम्बिट में प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको ग्रांट दिया जाएगा, कितना का, 50% तक का। और कितने में, 20 लाख पर इंस्टीट्यूट को खोलने में, किसी भी मोटर व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, ठीक है। एक प्रोविजंस बनाया जाएगा जहाँ पे 100 करोड़ दिया गया है फॉर पटना मेट्रो 23-24 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, 17 न्यू एथेनॉल यूनिट्स को सेटअप किया जाएगा बिहार में, ठीक है। एथेनॉल प्लांट एक है ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट, वो आपको पूर्णिया में है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में क्यों करते हैं या फिर फ्यूल में क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, जो भी पॉल्यूटेंट्स होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो नेचुरल सब्स्टिट्यूट है उसका, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। एथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 की बात करें, तो कंट्री का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट ये स्टार्ट किया गया पूर्णिया। मैंने अभी आपको जस्ट बताया, 1 मिनट रुकिए, हाँ चलिए। तो पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट स्टार्ट कहाँ किया गया है, तो पूर्णिया में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट एलपीजी, आपको पता होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, देखिए ये सब चीज़ें आप लिख लेना अपने साथ में, ठीक है। बॉटलिंग प्लांट, इसको कमीशन किया गया कहाँ पे, बरौनी में। और यहाँ इन्वेस्ट कितना किया गया 550 करोड़, बरौनी आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्टिलाइजर से भी देखने को कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ खादी मॉल्स को भी सेट किया गया है, ये तो आपको पता ही होगा। अब कहाँ किया गया, एक तो पटना में किया गया था, अभी किया गया मुजफ्फरपुर में, बजट में एस्टिमेटेड है तो किया जाएगा, पूर्णिया में किया जाएगा, पटना में ऑलरेडी कर दिया जा चुका है, क्लियर है। 6 रोपवेज प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वर्क स्टार्ट हुआ है
एक तो आपको पहला, एक तो है प्रतिशाला पर्वत, एक है आपको दुंगेश्वरी पर्वत, एक है ब्रह्मयोनी पर्वत जो गया में है, ये तो पता ही होगा, ब्रह्मयोनी हिल। फिर एक आपको वनावर पर्वत जो जहानाबाद में है, एक है आपको मुंडेश्वरी पर्वत जो कि कैमूर में है, एंड रोहतासगढ़ फोर्ट इन रोहतास में आपको रोपवे 6 रोपवे को बनाया जाएगा। एक लॉर्ड बुद्धा का जाइंट स्टैट्यू बनाया जाएगा। कहाँ पे? तो ये बनाया जाए आपको दुंगेश्वरी माउंटेन। कहाँ पे है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है? ये था आपको बेसिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सुन लीजिए, अर्बन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो एक टर्म होता है स्वच्छ शहर विकसित शहर। आपने सुना होगा 7 निश्चय 2.0 में एक आया था स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी था हमारा अर्बन एरिया का, ठीक है। मैं लिख देता हूँ स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक है। अब देखिए, एक इसमें याद रखने की चीज़ें हैं। सुपौल बहुत ही क्लीन रखते हैं ये लोग, सुपौल वाले रीजन को, तो इसको 1 स्टार रेटिंग मिला है, 1 स्टार रेटिंग मिला है। किस चीज़ के लिए? गार्बेज फ्री सिटी के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब इससे सीखना चाहिए, ठीक है। गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए। ईयर 2022 की बात करें, 32 सिटीज़ था बिहार का, 32 सिटीज़ था ऐसा जिसको ODF प्लस सर्टिफिकेशन मिला था, जिसमें पटना म्यूनिसिपल PMC भी था, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी था। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10 रैंकिंग मिला था म्यूनिसिपल बॉडीज हैविंग गंगा टाउन। वैसे टाउन्स जहाँ पे गंगाज हैं उसको मिला था, ठीक है। ओल्ड एज होम्स को बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा 38 डिस्ट्रिक्ट में, हेडक्वार्टर्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए, ठीक है। अब चलिए जो बच गया उसको देख लेते हैं। एक चीज़ समझिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर को सेट किया जाएगा, स्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे? तो वीरपुर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सेकेंड स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हाइड्रोलॉजी, एक तो समझ लीजिए ये पुणे में है, उसके एम्बिट में इसको देख रेख में खोला जाएगा, और ये खासकर इस फ्लड मैनेजमेंट में भी मदद करेगा बिहार को, ठीक है। बस एक बार सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर की बात करते हैं 23-24, 22-23 के एम्बिट में, 22-23 बजट के फाइनेंशियल ईयर में। अब देखिए, एडुकेशन में अगर आपको रुपए याद नहीं भी हैं तो चलेगा, ठीक है। परसेंटेज याद रखो, काफ़ी है, और 1 से 2 बार रुपीज़ देख लेना। 40,450 करोड़ बजट एलोकेट किया गया था, 15.45% ऑफ टोटल बजट एस्टिमेट। और एलोकेट कितना किया गया स्कीम्स पे? तो आपको 22,000 करोड़, जो कि 22.2% था टोटल सेक्टोरल एक्सपेंडिचर का। मतलब एजुकेशन सेक्टर में आप जितना खर्च कर रहे हैं उसके लेवल पे। हेल्थ की बात करें तो 16,966 करोड़ खर्च हुआ था, जो एलोकेटेड था 6.48% था। 7,117 करोड़ एलोकेशन किया गया स्कीम्स पे, जो कि 7.12% था ओवरऑल टोटल एलोकेशंस के। रूरल डेवलपमेंट की बात करें 15,442 करोड़, नो नीड टू रिमेंबर, ये 5.90% था। बस आप इतना ध्यान रखना कि किसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन था, तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा एलोकेशन था। किसमें सबसे कम एलोकेशन था? ठीक है, एग्रीकल्चर में सबसे कम एलोकेशन था। हल्का ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट की बात कर लें तो 5.9% एलोकेटेड था बजट एलोकेशन में, और 15.19% एलोकेट किया गया था स्कीम्स में। सोशल वेलफेयर की बात करें तो 3.14% एलोकेटेड था बजट में, लेकिन 8.19% इसमें बजट में एलोकेट हुआ, टोटल 8,191 करोड़, और ये 8.19% टोटल जितना स्कीम में एलोकेट होने वाला था उसका था। एग्रीकल्चर की बात कर ले 3639 करोड़ था, 3,639 करोड़, जो कि 1.39% था टोटल बजट एलोकेशन का। और अगर स्कीम्स में एलोकेशन की बात कर लें तो 2,781 करोड़, इसको 2,782 करोड़ भी पढ़ सकते हैं आप, 2.78% टोटल था। अगर बजट 23-24 की बात करें हम लोग
तो 21-22 के कंपैरिजन में बिहार का पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ इकॉनमी साइज 6.75 लाख करोड़ था, 14वां प्लेस था जो कि पीछे आया था। रेवेन्यू कलेक्शन में बात कर ले, टोटल टैक्स रिसिप्ट ये इंक्रीज हुआ था बिहार का, 18.7% हुआ था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। 19-20 की बात कर ले तो 15.2 था, तो 15.2% से बढ़ के 18.7% हो गया था रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन दैट इज़ टोटल टैक्स रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब ही होता है पॉकेट में आना। तो कितना इंक्रीज हुआ? 18.7% 21-22 में, और 19-20 में 15.2%। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लोग रेवेन्यू डिफिसिट की बात कर लें, आखिर आपने खर्च ज़्यादा कर दिया लेकिन रेवेन्यू आई कम थी आपके पास, तो वो लगभग वो रेवेन्यू डिफिसिट धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो ये आपको 422 करोड़ है बस। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात कर लें तो ये डिक्रीज़ हुआ है, देखिए रिलेटिवली डिक्रीज़ हुआ है, वैसे डिक्रीज़ तो है नहीं। 27 है 2020 में, लेकिन नेशनल एवरेज की बात करें 28 है। इससे कंपेयर कर रहे हैं कि टोटल नेशनल एवरेज की बात करें तो 28 बच्चा मरता है हर 1000 बच्चों में, लेकिन बिहार में 27 नहीं मर रहा है। ठीक है, अगर 21-22 की बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास 1 से लेकर 8वीं तक में जो इनरोलमेंट था प्राइमरी लेवल पे वो 2.14 करोड़ था। ये डाटाज आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाय एनी वे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करें, टोटल इनरोलमेंट रेशियो की बात करें स्टूडेंट की 1 to 8 क्लास में प्राइमरी लेवल पे 21-22 में, क्योंकि ये रियल बताएगा अभी, तो ये आपको 96.2% था। जबकि गर्ल्स इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो 97.4% था। वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल इनरोलमेंट एज पर 2021 एंड 22 डेटा, रियल डाटा, इट वॉज 96.2%। अगर लड़कियों की बात करें इनरोलमेंट की तो रेशियो 97.4% था, जो कि बहुत अच्छा है। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो 76% स्टेट के पॉपुलेशन पूरी इंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर स्टेट 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में 2292 हेक्टेयर्स का किया गया। 188 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया, जो बनाएगी ऑर्गेनिक कॉरिडोर्स को सेटअप किया जाएगा। कहाँ पे? तो बैंक ऑफ गंगा पे। अगर हम लोग बात करें 7 निश्चय 2 के एम्बिट में 7000 विलेज को तैयार किया गया, जो कि मिल्क कोऑपरेटिव्स को कवर करेगी 4 साल में, फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेकर के 24-25 तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम लोग कैटल डेवलपमेंट की बात करें, कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को डेवलप किया जाएगा अंडर बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना के एम्बिट में। फ्लड प्रॉब्लम्स को, सीतामढ़ी रिवर एक है जो ड्राई रहती है, उसको रेजुविनेट किया जाएगा ताकि थोड़ा सा फ्लड प्रॉब्लम्स जो हो टैकल हो सके। अगर हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस की बात करें, 21-22 से लेकर के 25-26 तक में टोटल जो ग्रांट था वो 19,561 करोड़ था बिहार को। ये किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया जाएगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ये दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस चीज़ के लिए? ये बेसिकली टाइड है 3 tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। और ये जो दिया जाएगा टोटल 19,561 करोड़, वो किस रेशियो में शेयर किया जाएगा? वो आपको 70:15 के रेशियो में शेयर किया जाएगा। 70% जाएगा आपको ग्राम पंचायत के हाथ में, 15% पंचायत समिति में, और 15% जिला परिषद के एम्बिट में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा बजट। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, एक तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो बिहार में एक लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन फेज़ 2 चलाया गया है। इसके एम्बिट में टारगेट किया गया कि विलेज को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात होगी। इसको 3 स्टेज में किया जाएगा। एक होगा एस्पायरिंग, फिर होगा उज्ज्वल, राइजिंग एंड उत्कृष्ट मॉडल। ये तीनों मॉडल याद रखिएगा अंडर लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन फेज़ 2। यहाँ टारगेट किया जाएगा विलेज को ODF प्लस बनाने में। और बेसिक इसमें इम्प्लीमेंटेशन ये होगा कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से 3 स्टेज में एस्पायरिंग, उज्ज्वल, राइजिंग एंड उत्कृष्ट मॉडल में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, बेसिक मेन आइडिया ये होना चाहिए कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को कितना अच्छे तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसके कैंपेन में बात करें तो इंडिविजुअल टॉयलेट्स लगभग 36,000 आप समझ लीजिए न्यू फैमिलीज़ को 23-24 के एम्बिट में, मतलब लगभग आप समझिए 3,65,000 प्रोवाइड किया जाएगा 23-24 के ड्यूरेशंस में। 1 प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट को क्रिएट किया जाएगा 15 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में।
फॉरेस्ट्री एजुकेशन इन स्टेट का भी ध्यान रखा जाएगा। क्लियर है? एक नया पाटिल बस स्टैंड बनाया जाएगा जो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बिहटा एरिया पटना में, और यह अनाउंस किया गया है कि 5,000 करोड़ 7 निश्चय पार्ट 2 पे खर्च किया जाएगा। 7 निश्चय पार्ट 2 आपको याद रहना चाहिए, चाहे जैसे भी याद हो। अब देखिए इतनी ज़्यादा स्कीम्स थी ना कि कितना आदमी इसको इंटर करे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी आया जैसा भी आया, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड। आप BPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो स्पीडी मिलेगी। स्पीडी की मंथ वाइज मैंने 1 लाइनर डाल रखा है। उसके बाद आप चाहो तो घटना चक्र में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, NCERT की सीरीज में मैंने चलाई है, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि मैक्स टू मैक्स को खत्म करूँ। जनरल साइंस में आपको घटना चक्र में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मिल जाएगा आपको अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो आई दृष्टि घटना चक्र मैंने डाल रखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर BPSC एग्जाम एंड लेट्स सिंप्लीफाई इस टॉपिक। आप इसको शेयर करो, अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट सही है तो आप अपने दोस्तों को बताओ, शेयर करो। शेयर करना तो अच्छी बात है, ठीक है। थैंक यू।